डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनटीए विद बी कुमार पर। आज हम लेकर के आए हैं भारत का भूगोल में, जिसमें है कृषि, पशुपालन। हम लोग को पढ़ना है। ये लेक्चर नंबर 7 है। वन बाय वन करके सब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है पानी के पीने के पानी की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का दूध उत्पादन से संबंध है। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नकदी और खाद्य दोनों साथियों के साथ साथ खेती। ऑप्शन नंबर बी है दो या दो से अधिक साथियों को एक ही साथ खेत में उगाना। ऑप्शन नंबर सी है पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को एक साथ करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को एक साथ करना। इसमें कृषि वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित या डेयरी उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, यह मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो वह मिश्रित कृषि के श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को साथ साथ करना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुर्रा, ऑप्शन नंबर बी है भदौरी, ऑप्शन नंबर सी है सुरती, ऑप्शन नंबर डी है टोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडा। भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरती। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1960, ऑप्शन नंबर सी है 1970, ऑप्शन नंबर डी है 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधमपुर जिले में कहाँ है? तो उत्तराखंड में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन कौन किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1960 में हुआ। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई डेयरी किसान किस तरह अपने पशुओं को चारा उपभोग कम करने अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बांधकर आहार खिलाने से, ऑप्शन नंबर बी है आहार सांद्रण की पूर्ति करने में वृद्धि करके, ऑप्शन नंबर सी है पशुओं को मैदान में ले जाकर चराने से, ऑप्शन नंबर डी है हार्मोन सेवन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। पशुओं के चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा इसके पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रबी या खरीफ, ऑप्शन नंबर बी है खरीफ या जायद, ऑप्शन नंबर बी है केवल रबी, ऑप्शन नंबर सी है केवल खरीफ।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीफ। शीत ऋतु में क्या बोया जाता है? तो केवल रबी बोया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर के से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा कराते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है? तो केवल रबी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है भेड़ पालन, ऑप्शन नंबर बी है लामा का पोषण पालन, ऑप्शन नंबर सी है कुक्कुट पालन, ऑप्शन नंबर डी है कपास जिसे सूत की खेती कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़ पालन। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी गतिविधियां भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ पालन मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, तिलहन की फसलें के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल का है तथा भारत तथा दक्षिणी भारत में रबी की, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तिल उत्तरी भारत में खरीफ का एक फसल है तथा दक्षिणी भारत में एक रबी है। तिल जो है उत्तरी भारत में तिल क्या हो जाएगा? तो उत्तरी भारत में एक खरीफ और उत्तरी भारत में क्या हो जाएगा? खरीफ हो जाएगा, और दक्षिणी भारत में इसे रबी कहा जाएगा। तो मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली फसल है, तिलहन फसल है। क्या है ये? तिलहन फसल है। इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो भोजन बनाने में प्रयोग किए गए हैं, परंतु इनमें से कुछ तिलहन फसलें बीजों को साबुन, प्रसाधन, जैसे श्रृंगार के सामान और उपटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तिल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। कौन कौन सा फसल? तो अरंडी खरीफ जो है रबी ऋतुओं में बोया जाता है, दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 14%, ऑप्शन नंबर बी है 16%, ऑप्शन नंबर सी है 18%, ऑप्शन नंबर बी है डी है 20%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता निश्चित की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 14% इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मलाया, ऑप्शन नंबर बी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में रबड़ का पौधा ब्राजील से लाया गया। रबड़ अमेज़न बेसिन कहाँ है? तो ब्राजील में है। जंगली रूप में उगने वाला हेविया ब्राजिलेसियंस वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है। इसके बीज वर्ष 1876 में पारा, जो ब्राजील में है, पारा से भारत में लाए गए और 1895 ईस्वी में दक्षिण केरल के पहाड़ियों पर इसे लगाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील से क्या लाया गया? तो रबड़ का पौधा लाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कैसी है? ओल्ड चिक्स, ऑप्शन नंबर बी है कुगर्स, ऑप्शन नंबर सी है अरेबिका, ऑप्शन नंबर डी है केंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। भारत में कहवा जिसे कॉफी
दो प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा। यहाँ उगाए जाने वाले अधिकतर कॉफी की किस्म कैसी है? तो अरेबिका है। अरेबिका कॉफी मूल रूप से अफ्रीका अफ्रीका के इथोपिया देश का एक पौधा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में उगाए जाने वाले अधिकतर कॉफी की किस्म कैसी है? तो अरेबिका है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी है, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, ये भी सही है। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। यद्यपि मोटे अनाज इसे कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनमें से दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चावल, ये खरीफ है। गेहूं, ये क्या है? रबी है। गन्ना, कपास, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं जो है रबी है, इनमें से कोई ये सब जो है खरीफ नहीं है। ये सब जो है खरीफ है, ये है रबी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख फसल नहीं है? खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ये जो है रबी है। खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल, गन्ना, कपास, ज्वार बाजरा आदि, मक्का आदि, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी फसलें उगाई जाती है। खरीफ फसलों के उष्ण कटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर बी है भुसावल, ऑप्शन नंबर सी है सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी है पूना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तो तिरुचिरापल्ली हमारा तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो तिरुचिरापल्ली में, जो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। चेन्नई इसका राजधानी है। यह केले उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरुचिरापल्ली में राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान का संस्थान है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो इलायची का उत्पादन कौन कौन सा राज्य नहीं करता है? तो केरल जो है, केरल जो है इलायची का उत्पादन तो करता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, ये उत्पादन नहीं, सॉरी, नहीं करता है ना, तो नहीं करने वाला हो जाएगा तुम्हारा आपका ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मसालों के लिए कहेगा तो मसालों में हो जाएगा केरल। छोटी इलायची के मुख्य उत्पादन क्या है? तो केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु है, जबकि बड़ी इलायची के लिए मुख्य उत्पादक राज्य सिक्किम व पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार उड़ीसा राज्य इलायची उत्पादन नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामान्य तापमान तथा भारी वर्षा, ऑप्शन नंबर बी है आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, ऑप्शन नंबर सी है आर्द्र तापमान तथा सामान्य वर्षा, ऑप्शन नंबर डी है समान तापमान तथा सामान्य वर्षा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान तापमान तथा सामान्य वर्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय सामान्यतः 10 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए तथा पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होनी चाहिए, तब हमारा गेहूं की अच्छी उत्पादन हो सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका
सही हो जाएगा। समान तापमान होना चाहिए और समान इसका वर्षा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंद, ऑप्शन नंबर बी है प्रकंद, ऑप्शन नंबर सी है रोजोफोर, ऑप्शन नंबर डी है घनकंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकंद। अदरक जो है कहाँ उगता है? मिट्टी में उगता है, सही बात है। खाद का क्या करता है? संग्रहण करता है। हम लोग किस भाग को खाते हैं? तो प्रकंद। क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, रबी की फसल बोई जाती है कहाँ? कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ होने पर, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत होने पर, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ फसल बोई जाती है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग, ये सब आ जाएगा। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। इसकी अवधि कब कब होती है? कब से कब तक? तो जून से अक्टूबर तक इसकी अवधि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल ऑप्शन नंबर ए है उड़द, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी है राई, ऑप्शन नंबर डी है मक्का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मक्का जो है सालों भर बोई जाने वाली फसल है। यह कैसी है? तो नगद फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल तथा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष भर बोई जाने वाली फसल क्या है? तो मक्का है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाए जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है खरीफ, ऑप्शन नंबर बी है रबी, ऑप्शन नंबर सी है वार्षिक, ऑप्शन नंबर डी है मौसमी। तो वर्षा ऋतु के बाद कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी फसल उगाई जाती है। धान क्या हो गया? खरीफ, जो ठंडा के दिन में, और ठंडा के बाद क्या आता है? तो सॉरी, धान कब बोया जाता है? तो बरसात के दिन में, वर्षा के दिन में। और बरसात के बाद क्या आ जाता है? तो ठंडी आ जाता है। तो ठंडी में क्या बोया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय में, तो रबी बोया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद शीतकालीन प्रारंभ हो जाता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती है। ये फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती है। इसके अंतर्गत गेहूं, मसूर, सरसों आदि प्रमुख फसलें बोई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक राज्य में होता है। भारत कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई। आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है दक्कन ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर डी है सुंदरबन डेल्टा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट। निम्नलिखित में से गर्म मसाला क्या आएगा? तो मालाबार तट मार देना है। मंगलुरु से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। जिसे नारियल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरम मसाला उत्पादन का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो मालाबार तट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, कृषि के युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? एक ही साथ, ऑप्शन नंबर ए है एक ही साथ दो फसल, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न मौसमों में पर दो फसल, ऑप्शन नंबर सी है अन्य फसल के साथ एक फसल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाया जाना चाहिए। तो वर्ष भर में विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो फसलें से अधिक उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। एक वर्ष में दो फसल उगाना क्या कहलाता है? तो युग्म पैदावार कहलाता है। एक ही साथ एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक
पौधे फसल उगाना क्या कहलाता है? तो अंतर फसली खेती कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना इसका सही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। हरित क्रांति का अभिप्राय किससे है? हरित क्रांति का अभिप्राय ऑप्शन नंबर ए है हरी खाद का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है अधिक फसल उगाना, ऑप्शन नंबर सी है हरी वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी है उच्च उत्पादक विविधता प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उच्च उत्पादक विविधता प्रोग्राम। हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गोड ने किया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में हुआ। भारत में हरित क्रांति के उत्पादन में गेहूं सफल रही, क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज है जो मैक्सिको प्रजाति का गेहूं है, तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर विशेष बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व के कहा जाए तो विलियम गोड, और भारत के कहा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। किसकी खेती? ऑप्शन नंबर ए है गन्ना की, ऑप्शन नंबर बी है चावल की, ऑप्शन नंबर सी है कपास की, ऑप्शन नंबर डी है गेहूं की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चावल। किसे प्राप्त होता है? तो धान से प्राप्त होता है। चावल देश की 3/4 आबादी के प्रमुख भोजन है। चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल उत्पादन में दक्षिण का प्रथम स्थान, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है धान के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी है तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी है फूलों के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी है चाय के उत्पादन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलहन के उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में मानी जाती है। वही गोल्डन सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फलों शहद के उत्पादन से है। गोल्डन या शहद के उत्पादन से किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पीली क्रांति का? तो तिलहन से। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है मक्का, ऑप्शन नंबर बी है चना, ऑप्शन नंबर सी है मक्का, ऑप्शन नंबर डी है गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्षों भर बोए जाने वाली कौन सा फसल है? तो मक्का है। ये क्या है? तो नकदी फसल है। नकदी फसलों के अंतर्गत आ जाता है क्या? मक्का आ जाता है। इसके अंतर्गत उन व्यापारियों को फसल सम्मिलित किया जाता है जिन्हें कृषि द्वारा अपने आय के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से बाजारों में बेचा जाता हो। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफी तथा तिलहनी फसलों इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो नकदी फसलों के अंतर्गत आ जाएगा। चाय, मूंगफली, अलसी आदि फसलों भी इसमें क्या है? शामिल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी है धान की, ऑप्शन नंबर सी है मसूर की, ऑप्शन नंबर डी है चना की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूसा सिंधु क्या है? गंगा की एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा की एक प्रजाति है। इसके अतिरिक्त गेहूं की अन्य प्रजातियां निम्नलिखित है, जैसे कि लार्मा रोजो 64A, सोनरा 64, राज 64 और राज 3077, कल्याण, सोना, अर्जुन, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा अमूल्य, पूसा बतस्या और वत्सला, पूसा किरण, पूसा गौतमी। ये सब क्या है?
गेहूं की क्या है, एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, काटो और जलाओ कृषि किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर बी है आलू की खेती, ऑप्शन नंबर सी है स्थानांतरण खेती, ऑप्शन नंबर डी है उन्मूलन वनोन्मूलन की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण खेती को ये दर्शाता है। तो स्थानांतरण खेती के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसल उगाई जाती है, फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार के कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती है। स्थानीय स्तर पर इसे क्या कहा जाता है, तो झूम खेती कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चाय, ऑप्शन नंबर बी है कहवा कॉफी, ऑप्शन नंबर सी है रबड़, ऑप्शन नंबर डी है गन्ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गन्ना जो है रोपण फसल नहीं है, एक बार रोप दो 3-4 साल 5 साल तक ये होते रहेगा। बागती बागानी रोपण कृषि बड़े बड़े बागानों में रोपे जाने वाली कृषि है, जिसमें एक बार वृक्षों को बागान में लगा देने पर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसमें चाय कहवा नारियल रबड़ कोको गरम मसाले केका आदि प्रमुख क्या है, वाणिज्यिक फसल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल इसमें से गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में फसलों के सकल सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा है कौन सा है, किससे कितना से अधिक या कितना से कम या किससे मध्य। ऑप्शन नंबर ए है 70% से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 60% से 70% के मध्य, ऑप्शन नंबर सी है 50% से 60% के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है 50% से कम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 70% से अधिक हिस्सा है। तो भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल 70% से अधिक है, जिसमें चावल गेहूं चना मटर आदि फसलें शामिल है। इसके अधिक उत्पादन लेने तथा कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंजर भूमि को खेती के उपयुक्त बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 70% से अधिक हिस्सा सकल उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, IR20 आई कितना है, तो IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी है। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है बाजरा, ऑप्शन नंबर सी है ज्वार, ऑप्शन नंबर डी है धान की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है IR20 और रत्ना धान की किस्में है। पूर्वी भारत में 3 प्रकार के चावलों की खेती होती है। पहला है अमन जो शीतकालीन में, दूसरा ओस शरतकालीन तथा बोरो ग्रीष्मकालीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत वर्ण तो व्हाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है गन्ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कपास। महाराष्ट्र में क्या काली मिट्टी पाया जाता है, महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है, तो काली मिट्टी पाया जाता है, उपयुक्त रूप से वहां पर मौजूद है, इसीलिए महाराष्ट्र में श्वेत फसल जैसे श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है किसको, तो कपास को। कपास एक क्या है, नगदी फसल है, जिसे क्या तैयार की जाती है, रुई मिलती है। महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और कपास स्वर्ण कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और इसका श्वेत स्वर्ण के नाम से कौन सी जानी जाती है, तो कपास। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई। इसका ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1976 में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1987 में, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1984 में, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2002 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में 1984 में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1800
1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1984 में एक शाश्वत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है भूमि की उत्पादन में क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी है फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी है भूमि की में जल की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी है फसल में कीड़ों द्वारा हानि रोकने की क्षमता बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। भूमि में उर्वरता शक्ति को लंबी अवधि बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति अपनाया जाता है। यह मृदा क्षरण को भी क्या करता है? कम करने में सहायक करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, चाय का उत्पादन होता है कहाँ पर? पर्वत पर। ऑप्शन नंबर बी है पठार पर। ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय घाटी पर। ऑप्शन नंबर डी है पहाड़ी ढाल पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। पहाड़ी ढाल पर क्या होता है? चाय की उत्पादन होती है। चाय के उत्पादन के लिए जल निकास क्या है? ढाल युक्त होना चाहिए। चाय के उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 125 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां कहाँ होती है? तो पहाड़ी ढालों पर होती है। जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां इसके लिए आदर्श मानी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी ढाल पर चाय उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक क्या है? बैक्टीरिया है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में वाष्पोत्सर्जन एवं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दलहनी फसलों के लिए उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, रबर की फसलों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है यह भूमध्य रेखीय फसल है। ऑप्शन नंबर बी है यह फसल के लिए 50 सेंटीमीटर कम वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह भूमध्य रेखीय फसल है। रबर भूमध्य रेखीय फसल है परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में केवल रबर के प्रमुख उत्पादन संपूर्ण भारत का लगभग 90% राज्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह भूमध्य रेखीय फसल है, ट्रॉपिकल क्रॉप इसे बोलते हैं। अगला तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज 38 क्वेश्चन लाए थे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों को इस वीडियो से लाभ हो। थैंक यू।